everyone, welcome back to Boundless Learning. So in this video, I'll be starting with the new topic, which is transportation. So the things which we have to study in transportation is what is transportation again, transportation का मतलब क्या है और उसका purpose क्या है हमारी body में. Then we'll discuss the circulatory system, particularly the human circulatory system, as well as its components. Components में multiple components आते हैं हमारे. The first component is blood, second is blood vessels, third is the pumping organ, which is the heart, and lastly we have lymph and lymphatic system. ठीक है, इसके बाद we'll study about transportation in plants. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से पहले दो चार और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, लाइक ब्लड प्रेशर एंड ब्लड क्लॉटिंग. So this is the lesson plan. These are all the topics which we are going to study today. We will discuss these topics today. So without further delay, let's get started. अब सबसे पहले अगर हम ये डिस्कस करें कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी टाइप के मटेरियल को, जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, उन डिफरेंट मटेरियल्स का, उन डिफरेंट सब्सटेंसेस का अगर मूवमेंट करवा रहे हैं हम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. सो इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट of materials or substances from one place to another within the body of the organism. Within the body of organism. तो कोई भी अगर एक ऑर्गेनिज्म है, किसी हम ह्यूमन की बात करें, किसी और इंडिविजुअल की बात करें, तो उसकी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस या फिर किसी भी मटेरियल का मूवमेंट होता है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन में कंसिडर करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक टॉपिक आता है सर्कुलेटरी सिस्टम. तो अब ट्रांसपोर्टेशन हमने देख लिया, बट सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज द मेन सिस्टम which helps in transportation. It is the main system that helps in the process of transportation of materials from one place to another within the body of the organism. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं that this is the main transport system. This is the main transport system in the body of any organism including human beings. अब अगर ये बोलते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करवाता है, इट ट्रांसपोर्ट्स मेनी सब्सटेंसेस लाइक गैसेस. गैसेस में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. देन इट कैरीज डिफरेंट हॉर्मोन्स as well as chemical substances within the body of the organism. Additionally, ये waste materials भी carry करता है. ये हम next topic जो excretion है उसमें देखेंगे कि circulatory system also carries waste materials in the form of urea and carbon dioxide to be transported out of the body. Next up, let's discuss what the different components of circulatory system. Components of circulatory system. Circulatory system के अगर हम components की बात करें, ये हमने वीडियो की स्टार्टिंग में लेसन प्लान में भी डिस्कस किया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग विथ
the blood. Second is blood vessels. Third is the pumping organ or the heart. And the fourth comes the fluid lymph along with the lymphatic system. ये सारे हमारे components हैं circulatory system के. So let's discuss each one of them in detail. सबसे पहले हम blood से शुरू करते हैं. Blood क्या है? Blood is a type of a fluid connective tissue. Fluid connective tissue है तो किसी भी चीज के कनेक्शन में ये हेल्प करेगा. किस कलर का होता है? दिस इज अ रेड कलर्ड विस्कस फ्लूइड. इसके अलावा अगर हम ब्लड के फंक्शंस की बात करते हैं, ब्लड के जितने भी सारे फंक्शन है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 मेन कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी कैन बी ट्रांसपोर्टेशन. ऑब्वियसली अगर एक कनेक्टिव टिश्यू है या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है, तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा. किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है? ये ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की इन वेरी लिटिल अमाउंट. बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है इससे. सेकेंडली ये ट्रांसपोर्टेशन करवाता है सेल्यूलर वेस्ट का. सेल्यूलर वेस्ट के अलावा ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के अंदर हार्मोन्स का एंड वेरियस chemicals as well as the nutrients from the digested food. Secondly, blood plays an important role in the defense mechanism of our body. Now you may ask कि defense mechanism में कैसे? Defense mechanism में ऐसे क्योंकि हमारे blood के अंदर WBCs present होते हैं as well as we have platelets. तो ये WBCs और platelets ultimately help us in fighting various foreign pathogens or disease causing organism. Disease causing organism से fight करने में ये help करते हैं. थर्ड इनका फंक्शन आ जाता है इन रेगुलेशन. रेगुलेशन में ऐसे क्योंकि it helps in maintaining the salt. It helps in maintaining the salt as well as water balance of our body, and lastly it regulates our body temperature. हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है. तो ये हो गए फंक्शंस. नेक्स्ट अगर हम ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, तो टोटल जो हमारा होल ब्लड है, 100% ऑफ अ ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स और 2 मेन कंपोनेंट्स, जिसमें से फर्स्ट वन इज द solid part and the other is the liquid part. Solid part को हम बोलते हैं blood cells और blood corpuscles. blood cells और blood corpuscles बोलते हैं. liquid part को हम बोलते हैं plasma. So solid part forms 55% of the solid part forms 45% of the total blood volume, whereas liquid part forms the 55% of the total blood volume. सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं इसी liquid part से. liquid part जो प्लाज्मा होते हैं, it is a straw colored liquid. स्ट्रॉ कलर लिक्विड है. मेजर इसमें कॉम्पोजिशन ये है कि 90% ऑफ दिस प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर. इसके अलावा हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सम हार्मोन्स,
dissolved salts and ions and waste materials प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है इट टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा इन द डिसॉल्व स्टेट. सो ये चीज इंपॉर्टेंट है दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 takes place in the dissolved form in plasma. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होता ब्लड में ही ट्रांसपोर्ट है, बट ब्लड में भी जो लिक्विड कंपोनेंट है उससे ट्रांसपोर्ट होता है. नेक्स्ट अगर हम सॉलिड पार्ट की बात करें तो सॉलिड पार्ट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसमें से फर्स्ट टाइप का सेल्स है एरिथ्रोसाइट्स. अब एरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं. सेकेंड इज ल्यूकोसाइट्स, also known as white blood cells or WBCs, and lastly we have thrombocytes or platelets. Starting with erythrocytes और red blood cells. ये red blood cells जो है इनके पास एक important pigment होता है जिसको हम बोलते हैं hemoglobin. This is hemoglobin pigment. hemoglobin pigment के पास iron present होता है. This iron and this hemoglobin pigment is responsible for giving red color to the blood. hemoglobin pigment के थ्रू ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इसमें ऐसे होता है कि 1 hemoglobin molecule has the capacity to carry 4 oxygen molecules. तो जब भी हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, हीमोग्लोबिन combines with oxygen to form a transient compound HbO2. HbO2 को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. जब भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है. ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यूज में जाता है, whenever it goes into the tissues, और जहां टिश्यूज में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ये वापस से ब्रेकअप हो जाते हैं इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द टिश्यू, whereas the hemoglobin is returned back to the blood. ठीक है. Another important thing which you need to know about red blood cells is that they are enucleated. Enucleated का मतलब है that they lack a nucleus. तो क्या रीजन है इनके लैकिंग अ न्यूक्लियस का? लैकिंग अ न्यूक्लियस का ये रीजन है ताकि टू इंक्रीज द स्पेस फॉर कैरिंग ऑक्सीजन. जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनका मेन फंक्शन यही है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं. तो इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस अवेलेबल हो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए. नेक्स्ट अप वी हैव ल्यूकोसाइट्स. अब ल्यूकोसाइट्स को व्हाइट ब्लड सेल्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी पिगमेंट. इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होती. इनका मेन फंक्शन जो है इट इज इन the immune system. It makes up our immune system of a body and further gives us immunity to fight any disease causing organism. Last is thrombocyte. Thrombocytes जो हैं they help in blood clotting. ठीक है. So this was all about blood which you need to know. Blood के बाद second component आता है हमारा. The second component is blood vessels. तो सबसे पहले हम यहाँ पे blood vessels डिस्कस कर लेते हैं. Blood vessels क्या होते हैं? Now blood vessels are, second component is blood vessels. अब blood vessels क्या है? Blood vessels are simply tubes और network of tubes. ये ट्यूब्स और नेटवर्क जो है ट्यूब्स का, ये क्या करती है? दे कैरी
ब्लड कैरी करने का काम करते हैं, क्योंकि इनका नाम ही ब्लड वेसल्स है। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इनके दो फंक्शंस हो सकते हैं, या तो ये हार्ट से पूरी बॉडी तक ब्लड लेकर जाएंगे, या फिर बॉडी से वापस हार्ट में ब्लड लेकर आएंगे। ये इनके दो फंक्शंस हैं। अब अगर हम ब्लड वेसल के टाइप्स की बात करें, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, स्टार्टिंग विद कैपिलरीज। कैपिलरीज की बात करें, दे आर वेरी फाइन ब्लड वेसल्स, बहुत ज्यादा स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं? दे आर फॉर्म बाय अ कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। जब अगर हमारे पास हम ये कंसिडर करें, दिस इज आर मेन आर्टरी, दिस इज आर मेन वेन, तो ये आर्टरीज की जो ब्रांचेस हैं और वेन्स की ब्रांचेस हैं, these branches combine to form the structure which we called capillaries. Capillaries क्योंकि बहुत ज्यादा thin vessels होते हैं, they are used in the places जहां पर हमको किसी भी चीज का एक्सचेंज करवाना है, either exchange of gases या फिर दे आर यूज्ड इन प्लेसेस जहां पर हमको किसी चीज का अब्जॉर्प्शन करवाना है, बिकॉज इनकी वॉल्स जो है वो बहुत ज्यादा थिन होती है। नेक्स्ट ब्लड वेसल विच वी हैव आर द 2 blood vessels, main blood vessels are arteries and veins. अब ज्यादातर डिफरेंसेस ये आते हैं आर्टरीज और वेन्स के बारे में। आर्टरीज और वेन्स क्या है? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स। अच्छा, इनके डिफरेंसेस अगर हम डिस्कस करें, differences between arteries and veins. Arteries are the blood vessel which carry blood away from the heart. कोई भी ब्लड वेसल ऐसा जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रहे हैं, उसको हम आर्टरी बोलेंगे। एंड वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ये इनका मेन पॉइंट है डेफिनेशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड। Arteries usually carry oxygenated blood, whereas veins usually carry deoxygenated blood. इनमें भी 2 exceptions होती हैं। First one is pulmonary artery. Pulmonary artery is the only artery which carries deoxygenated blood, whereas pulmonary vein is the only vein which carries oxygenated blood. So this is a exception. नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो हमारी आर्टरीज हैं उसकी वॉल्स आर थिक एज वेल एज इलास्टिक, whereas जो हमारी वेन्स हैं, वेन्स की वॉल्स आर थिन एंड इनइलास्टिक। नेक्स्ट इज आर्टरीज में कोई भी वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते, वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये इसका पर्पस क्या है कि वॉल्स का क्या फायदा है हमारे आर्टरीज और वेन्स में? वॉल्स जो है इट इज यूज्ड टू prevent the backflow of walls prevent the backflow of blood। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, तो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करते हैं उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, वेयरएज वेन्स में ब्लड प्रेशर लो होता है। तो बिकॉज द ब्लड प्रेशर इज लो, देयर आर हाई चांसेस ऑफ बैक फ्लो ऑफ ब्लड। सो इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नेक्स्ट आता है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द हार्ट। अब अगर हम हार्ट की बात करें, कॉमन सी चीज देखें, हार्ट क्या है? इट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, पंपिंग ऑर्गन होता है, इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि हार्ट हमारा प्रेजेंट कहाँ है, हार्ट की लोकेशन क्या है, तो हार्ट इज प्रेजेंट इन द
thoracic cavity between the two lungs. In the middle, most important thing is tilted towards the लेफ्ट. बहुत लोगों को लगता है कि हमारा हार्ट लेफ्ट में होता है. हार्ट इज नॉट ऑन द लेफ्ट. हार्ट इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द thoracic cavity, बट इट इज स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट. इसलिए जो हार्ट बीट होती है हमको लेफ्ट की तरफ सुनाई देती है. नेक्स्ट अप वी हैव द साइज. इट इज इक्वल टू 1 adult ह्यूमन्स फिस्ट. जो अडल्ट की फिस्ट होती है, मुट्ठी जिसको हम बोलते हैं, एक अडल्ट की फिस्ट जितना ही साइज होता है हमारे हार्ट का. इट इज इक्वल टू अडल्ट फिस्ट. नेक्स्ट अप वी हैव कवरिंग्स. अब कवरिंग्स की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज एक चीज अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज द हार्ट. अब हार्ट की जो आउटर कवरिंग होगी, उस आउटर कवरिंग को, दो कवरिंग्स होती हैं, दो लेयर्स होती हैं हार्ट के बाहर उसकी प्रोटेक्शन के लिए. सबसे पहले अगर हम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इज वी हैव रिब केज सराउंडिंग द हार्ट, प्रोटेक्टिंग द हार्ट. नेक्स्ट अप वी हैव टू लेयर्स जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. ये आउटर पेरिकार्डियम है और ये इनर पेरिकार्डियम है. तो दो लेयर्स प्रेजेंट होती है. इस पेरिकार्डियम, दो पेरिकार्डियम की जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का ये फंक्शन होता है, दो फंक्शंस है पेरिकार्डियल फ्लूइड के. फर्स्ट वन इज टू नरिश द हार्ट एंड टू प्रिवेंट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जब भी हम ब्रीथ करते हैं या फिर हमारा हार्ट पंप होता है उस टाइम पे फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. एंड दूसरा, इट एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर. जब भी कोई जर्क आए, कोई भी इफेक्ट हो, तो हमारे हार्ट तक अफेक्ट ना करे, हमारे हार्ट को अफेक्ट ना करे, बल्कि ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो इसको अब्जॉर्ब कर ले और हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड रहे किसी भी टाइप की इंजरी से. नेक्स्ट वी हैव द चेम्बर्स ऑफ आवर हार्ट. अब चेम्बर्स के साथ ही हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वॉल्स. सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप अच्छे से ध्यान से सुनना कि कितने हमारे हार्ट में चेम्बर्स होते हैं और कितने हमारे हार्ट में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब ये हम बोल देते हैं दिस इज आवर हार्ट. लेट्स सपोज ये हार्ट है हमारा, ठीक है. होल ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेपरेट चेम्बर्स. एक होती है हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड, एक होता है हमारे हार्ट का राइट साइड. लेफ्ट साइड में यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है और राइट साइड पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है. इसके अलावा जो ऊपर वाले चेम्बर्स हैं, ऊपर वाले चेम्बर्स को हम बोलते हैं ऑरिकल. ऑरिकल या फिर एट्रियम. और नीचे वाले जो चेम्बर्स हैं उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल. नीचे वाले चेम्बर्स आर द वेंट्रिकल और अपर चेम्बर्स आर ऑरिकल और एट्रियम. तो अब क्योंकि ये ऑरिकल एट्रियम लेफ्ट साइड का है तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल. इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करके बनाना चाहें तो सिंप्लीफाई हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जो हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 चेम्बर्स में से upper 2 chambers are the auricle, left auricle and right auricle. ये है left ventricle और right ventricle. अब अगर हम बात करें कि कितने वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमारी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है बायकस्पिड और मिट्रल वॉल्व. वेराज राइट साइड पे जो वॉल्व प्रेजेंट है उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक है. So these are the 4 chambers and these are the
walls of our heart. Next talking about the major blood vessels. अब major blood vessels की जब हम बात करते हैं, 4 major blood vessels आते हैं. First one is the vena cava, second is aorta, third is pulmonary artery, and fourth is the pulmonary vein. अब ये सारे जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर द ब्लड वेसल्स. ये जितने भी सारे ब्लड वेसल्स हैं, इनको हम समझेंगे कहाँ से कहाँ पर हार्ट लेकर जाते हैं. वील अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वर्किंग ऑफ द हार्ट. तो अब यहाँ पर हम हार्ट की वर्किंग देख लेते हैं, हार्ट कैसे काम करता है. अभी तक हमने स्ट्रक्चर देख लिया हार्ट का. अब समझते हैं कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है, हार्ट की वर्किंग क्या होती है. सबसे पहले हमने यहाँ पर हमने हार्ट का एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लिया, जिसके अंदर हम चारों चेम्बर्स को मेंशन कर लेंगे. लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल. ऊपर वाली साइड हमने बना ली लंग्स और नीचे की साइड है बॉडी. तो अब ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जितना भी सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, all of the deoxygenated blood from the body will enter into the right. जितना भी सारा बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सारा बॉडी से एंटर करेगा into the right atrium. ये जो ब्लड वेसल है जो कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी राइट एट्रियम में, उसका नाम है वेना केवा. अब ब्लू से अगर लिखा है तो ये समझ जाना कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है. एक बार ही राइट ऑरिकल में गया, राइट ऑरिकल से ब्लड जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स. अब क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन लेने के लिए वो जाएगा लंग्स तक. राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स तक लेकर जाएगी, उसको हम बोलते हैं, जो ब्लड वेसल लेकर जाएगी ब्लड को, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी. यही हमने डिस्कस किया था. दिस इज द ओनली एक्सेप्शन विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब लंग्स में एक्सचेंज होगा गैसेस का, एल्वियोलर एक्सचेंज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. एल्वियोलर एक्सचेंज के बाद जितना भी सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सारा आ जाएगा फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट ऑरिकल. कौन सी ब्लड वेसल के थ्रू? ये आएगा थ्रू द पल्मोनरी वेन. दिस इज द ब्लड वेसल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एक बारी ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल अयोटा. अब अयोटा इज द मेन ब्लड वेसल जो कि ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं हमारी पूरी बॉडी को. तो ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी. अब इसी एक चार्ट में हमने दो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, वर्किंग ऑफ द हार्ट एज वेल एज डबल सर्कुलेशन. अगर डबल सर्कुलेशन की हम बात करें, डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें ब्लड दो बारी ट्रैवल करता है, दो बारी पास होता है फ्रॉम द हार्ट. तो सबसे पहले ब्लड पास हुआ हार्ट से, ये वाली साइकिल में कि बॉडी से हार्ट में गया, तो ये एक साइकिल हो गई. दूसरी साइकिल थी लंग से हार्ट में आया. तो बॉडी और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, और हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. सो यही है वर्किंग ऑफ द हार्ट, और यही टॉपिक है डबल सर्कुलेशन का. सो यहाँ पर हमारा थर्ड कंपोनेंट भी खत्म हो गया विच इज हार्ट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द फोर्थ कंपोनेंट विच इज लिम्फ. अब अगर लिम्फ की बात करें तो लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. जैसे ब्लड होता है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बट
blood is red in color, lymph is a colorless fluid. अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, तो मेजरली इसमें प्रेजेंट होता है वाटर एंड प्लाज्मा. इसके अलावा वी हैव सम अमाउंट ऑफ WBCs, नो RBCs, बिल्कुल भी इसमें RBCs प्रेजेंट नहीं होते. Then we have some components of the plasma like glucose, amino acids, waste carry करता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है. These are all the components. अब अगर देखें what is the formation of lymph, lymph form कैसे होता है? Lymph is formed from blood only. कैसे? अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो जो हमारी कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज आर वेरी फाइन ब्लड वेसल्स. इन फाइन ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं, कई बार इनकी वॉल्स में परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं. लाइक दीज आर स्मॉल परफोरेशंस प्रेजेंट इन द कैपिलरी वॉल. जब यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है इन दीज कैपिलरी वॉल्स, कुछ ब्लड में से भी जो प्लाज्मा और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, दे माइग्रेट इनटू द टिश्यू स्पेसेस. ये बाहर आसपास क्या है? आसपास सारा टिश्यू स्पेस है. सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा along with WBCs migrate into these tissue spaces. तो जब ये प्लाज्मा और WBCs इस टिश्यू स्पेस में आ जाते हैं, they form a component which we called as tissue fluid. अब एक चीज इमेजिन करो, अगर ये सारा ब्लड का कंपोनेंट, सारा प्लाज्मा और WBCs अगर टिश्यू फ्लूइड में आ जाएंगे तो ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा. इसलिए टिश्यू फ्लूइड का जो 90% है, the 90% of the tissue fluid is passed back into the blood. बाकी का जो 10% बचता है, 10% of the tissue fluid forms lymph. अब अगर हमारी बॉडी में लिम्फ बन गया, यही लिम्फ अगर टिश्यूज में अक्यूमुलेट होता रहेगा, अगर यही लिम्फ कीप्स ऑन अक्यूमुलेटिंग इन द टिश्यूज, तो अल्टीमेटली क्या होगा? हमारी उस साइट पे या हमारी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा स्वेल अप हो जाएगी. तो इस स्वेलिंग अप को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी में एक और सिस्टम प्रेजेंट होता है विच वी कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वी हैव लिम्फ वेसल्स. जैसे ब्लड को फ्लो करने के लिए ब्लड वेसल्स होते हैं, वैसे लिम्फ के फ्लो करने के लिए लिम्फ वेसल्स होते हैं. वी हैव लिम्फ कैपिलरीज, स्मॉल vessels are called lymph capillaries. Then we have lymph nodes and obviously the lymph fluid. So these are the different components of the lymphatic system. lymph nodes क्या है? अगर हमारा ये एक lymph vessel है, lymph vessel divide करता है forming multiple lymph capillaries. आगे जाके capillaries जो है ये swell हो जाती है forming some बल्जिंग स्ट्रक्चर्स. ये जो बल्जिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसी को हम बोलते हैं लिम्फ नोड्यूल्स या फिर लिम्फ नोड्स. इन लिम्फ नोड्स में बहुत सारा WBCs प्रेजेंट होते हैं. तो कोई भी अगर जर्म हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो वो ब्लड वेसल्स में जाने के बजाय लिम्फ वेसल्स में आता है, ताकि जब वो ट्रेवल करे इस लिम्फ नोड के अंदर जाए तो जितने भी सारे WBCs हैं वो इसको डिस्ट्रॉय कर दें, इसको खत्म कर दें. फिर आगे जाके जब ये लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ वेसल्स जो हैं, लिम्फ वेसल्स जाके मिक्सअप हो जाता है हमारे ब्लड के साथ. यही ब्लड जाता है हमारी किडनीज तक प्योरीफाई होने के लिए. इसीलिए लिम्फ जो है हमारे ब्लड में से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं या फिर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उस सबको कैरी करता है. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिम्फ का, दैट इट हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट. फैट के अब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करता है. जब हमने कैपिलरीज देखी थी, ये जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के नीचे ब्लड वेसल्स तो बहुत सारे होते हैं, बट ब्लड वेसल्स के साथ एक और कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल. ये जो लैक्टियल्स होते हैं, लैक्टियल्स के अंदर लिम्फ प्रेजेंट होता है विच हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट. क्योंकि फैट जो है ये ब्लड के अंदर मिक्स नहीं हो पाता, इसलिए फैट का जो अब्जॉर्प्शन है टेक्स प्लेस थ्रू द लिम्फ. सो ये इंपॉर्टेंट चीज थी लिम्फ के लिए.
The next topic which we'll discuss is transportation in plants. This is the next topic which is transportation in plants. प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास एक टाइप का टिश्यू, स्पेशलाइज टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यूज. वैस्कुलर टिश्यूज भी प्लांट में दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एज वेल एज मिनरल्स, whereas phloem helps in the transportation of food. तो water and minerals carry करता है ये, इसलिए the direction of the flow is unidirectional, whereas the flow of phloem is bidirectional. अब एक और टर्म आता है इसमें which we called translocation. ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है, जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ट्रांसलोकेशन इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसलोकेशन ये है कि हम वाटर और फूड दोनों का जब ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं या दोनों को जब हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, सर्कुलेट करवाते हैं इन द होल प्लांट बॉडी, तो उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. तो ट्रांसलोकेशन simply means the movement of water or food from their origin point to the position where it is needed. So translocation को simply हम ऐसे define कर सकते हैं, it is the movement of food as well as water from source to सिंक. मतलब कहाँ से वो वाटर आ रहा है, कहाँ से वो फूड बन रहा है, टू द पॉइंट, टू द पोजिशन, टू द स्पेस वेयर इट इज नीडेड. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर. सो द फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर. अब जो वाटर का ट्रांसलोकेशन या फिर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, इट मेजरली टेक्स प्लेस थ्रू द जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकी, जाइलम वेसल, जितने भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं. अब ये जो वाटर का ट्रांसलोकेशन है, इसकी भी दो डिफरेंट थ्योरीज दी हैं साइंटिस्ट ने. फर्स्ट वन इज अ रूट प्रेशर थ्योरी. भी हम ये डिस्कस करेंगे कि रूट प्रेशर थ्योरी क्या होती है. एंड सेकेंड इज ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी. सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी. अगर हम ये चीज कंसिडर करें कि ये हमारा प्लांट है, इसकी सरफेस है, यहाँ पे बहुत सारे रूट प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे रूट हेयर होंगे, ये है हमारा पूरा प्लांट. अब अगर हम वाटर की बात करते हैं, सारा जितना भी वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे रूट्स टेकअप करते हैं फ्रॉम द सॉइल. तो यहाँ सारा वाटर आ गया. अब पूरे प्लांट में कहीं ना कहीं वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. अब जो टॉप पोजीशन के वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो अगर ट्रांसपिरेशन से बाहर चले गए, ट्रांसपिरेशन की वजह से दे लीव द सरफेस ऑफ द प्लांट, तो ये वाला जो पोजीशन है वो वेकेंट रह जाएगी. तो इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए इसके नीचे का वाटर मॉलिक्यूल इसकी पोजीशन लेने के लिए जाएगा. और फर्दर ये एक वाटर कॉलम जो है, वाटर कॉलम डेवलप होता रहेगा, जिसकी वजह से ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स विल बी अब्सॉर्ब्ड. सो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देयर इज अ कंटिन्यूअस वाटर कॉलम फ्रॉम द रूट टू द सिंक. अब ये सिंक क्या है, वो टॉप पोजिशन जहां पर इसका वाटर रिक्वायर्ड है. तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस वाटर कॉलम है, मोर वाटर will be absorbed if rate of transpiration is high. तो अगर ट्रांसपिरेशन का रेट हाई है, जितना ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपिरेशन से लूज हो रहे हैं, उतने ही ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स विल बी टेकन अप बाय द प्लांट.
दूसरा अगर हम बात करें रूट प्रेशर थ्योरी की, रूट प्रेशर थ्योरी ये बोलती है कि अगर हमने ये बोला दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट और स्टेम ही कनेक्टेड है हमारी रूट से। रूट प्रेशर थ्योरी हमारी ये बोलती है कि जो हमारे जाइलम के अंदर जाइलम सैप प्रेजेंट है, जाइलम सैप। अब जाइलम सैप क्या है? जाइलम सैप इज सिंपली द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग इन द जाइलम वेसल्स, उसको हमने जाइलम सैप बोला। तो ये जाइलम सैप जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द रूट, जो रूट की सर्फेस है, रूट की सर्फेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको हमने बोला है रूट प्रेशर। जैसे अगर हम एक सिंपल सी बात करें, अगर हमने ये कंटेनर लिया, कंटेनर में बहुत सारा पानी है, तो दिस लिक्विड इज गोइंग टू एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वैसे ही यहाँ पर सिमिलर है कि अगर रूट के अंदर ये जाइलम सैप या फिर वाटर प्रेजेंट है तो वहां पर कुछ रूट प्रेशर डेवलप होगा। तो रूट प्रेशर के डेवलप होने की वजह से जो आसपास जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अब यहाँ पर भी प्रेशर होगा, पूरे कॉलम में, पूरे वाटर कॉलम में कहीं ना कहीं रूट प्रेशर डेवलप होगा पूरी रूट के अंदर। तो जैसे जैसे वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा, जैसे जैसे वाटर अपवर्ड मूव करेगा, जाइलम सैप अपवर्ड मूव करेगा, वैसे ही वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल और वाटर जो है वो जाइलम की रूट या रूट के अंदर मूव करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से द प्रेशर इनसाइड द जाइलम विल बी वेरी हाई। तो यहाँ से सारा वाटर और मिनरल्स अगर रूट के अंदर मूव करेंगे तो रूट प्रेशर का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। अमाउंट बढ़ने की वजह से सारा जितना भी वाटर और मिनरल्स है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और यही हमारा पर्पस है। तो इसी को हम बोलते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ, लेट्स डिस्कस द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब ये जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है ये होता है थ्रू द फ्लोएम। अब इसका कोई एज सच थ्योरीज नहीं है, इसका बस एक हाइपोथेसिस है विच इज कॉल्ड एज मास फ्लो हाइपोथेसिस। अब इस मास फ्लो हाइपोथेसिस में क्या हो रहा है ये समझने की कोशिश करना। हमने यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम है दोनों एडजेसेंट प्रेजेंट है, साथ साथ में प्रेजेंट है। तो ये अगर हम कंसिडर करते हैं, दिस इज द जाइलम वेसल जहां पर वाटर फ्लो कर रहा है, जाइलम के साइड में ही हमारे फ्लोएम प्रेजेंट हो गया। फ्लोएम के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें से एक कंपोनेंट है हमारा सीफ ट्यूब्स, और सीफ ट्यूब्स के साथ ही हमारे प्रेजेंट होते हैं कंपेनियन सेल्स। तो अगर हमने बोला कि ये हमारे सीफ ट्यूब्स हैं, सीफ ट्यूब्स है तो इनके अंदर परफोरेशन सीव्स प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। दीज आर आर सीफ ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स के साथ ही हमारे प्रेजेंट है कंपेनियन सेल्स। दीज आर आर कंपेनियन सेल्स। अब कंपेनियन सेल्स में हम ये चीज बोलते हैं कि एक साइट ऐसी है यहाँ पर कंपेनियन सेल्स में, या फिर हम लीफ की अगर बात करते हैं तो कुछ लीव्स ऐसी होंगी जो कि फूड बना रही होंगी, कुछ लीव्स ऐसी होंगी जिनको फूड की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो लीव्स फूड बना रहे हैं उनको हम बोल देते हैं सोर्स। इसको हमने बोल दिया सोर्स क्योंकि ये लीफ जो है ये फूड बना रही है, और जिस लीफ को फूड की रिक्वायरमेंट है उसको हमने बोल दिया, जिस लीफ को फूड की रिक्वायरमेंट है उसको हमने बोल दिया सिंक। दिस इज द सिंक। तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, हमको फूड को सोर्स से सिंक तक लेकर जाना है, और ये है हमारे कंपेनियन सेल्स। तो अब सबसे पहले क्या होगा, जब यहाँ पर हमारा फूड प्रिपेयर हो रहा है, सबसे पहले सोर्स में हमारा फूड प्रिपेयर होगा एंड इट विल गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू द कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम में आएगा, फ्लोएम में हमारा सारा फूड आ गया। अब फ्लोएम में आने के बाद यहाँ पे क्योंकि सीव ट्यूब्स है तो यहाँ पे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है। तब सबसे पहले लेट्स सपोज फूड यहाँ पर एंटर किया इनटू द सीव ट्यूब्स। अब सारा फूड अगर यहाँ पर आ गया तो इसकी यहाँ पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो इस सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ट्रैकिया में
या फिर हमारे जाइलम वेसल में वाटर प्रेजेंट था, वो सारा वाटर आएगा इनटू द सीव ट्यूब्स। वाटर यहाँ पर आ गया तो वाटर के प्रेशर की वजह से फूड मूव करेगा थ्रू द कॉलम। तो एक बार जब यहाँ से सारा फूड मूव करने लग गया, अल्टीमेटली वो मूव करते करते पहुंच जाएगा सिंक तक जहां पर फूड की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ सिंक पर आके हो जाएगा यहाँ पे फ्लोएम की अनलोडिंग, सोर्स के ऊपर हो रही थी फ्लोएम लोडिंग। फ्लोएम लोडिंग का मतलब है कि जो फूड है, फूड लोड हो गया था ऑन टू द फ्लोएम, अब फ्लोएम ने ही सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स ने मिलके फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाया टुवर्ड्स द सिंक। So this was the process of translocation of water as well as food. इतना ही चीज है जो आपके लिए important है. Rest I'll make sure to upload the notes for this topic. अगर आपको चाहिए kindly do message me or comment. Next हमारे पास एक दो छोटे छोटे से topics बचे हैं. First one is blood pressure. अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज नॉट सिंपली द प्रेशर ऑफ द ब्लड. ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted on the walls of our blood vessels. तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा, दैट इज 120/80 mm Hg. और ब्लड प्रेशर जो है इट इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस स्फिग्मोमैनोमीटर. ये डिवाइस होता है स्फिग्मोमैनोमीटर जिसको हम ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं. अब ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की हमने बात करी 120/80 mm Hg, ये 120/80 क्या है? 120 यहाँ पर होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, whereas 80 is the diastolic pressure. Systolic pressure is the one जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. जब हमारे लोअर वॉल्स जो हैं, लोअर चेम्बर्स जो हैं वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं. और जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग में जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में जिसको हम बोलते हैं फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन इज सॉल्युबल इन ब्लड. तो ये फिब्रिनोजन को हम कन्वर्ट करवाते हैं इनटू फिब्रिन विच इज इनसॉल्युबल. तो जो हम ब्लड क्लॉट देखते हैं रेडिश ब्राउन कलर का, दैट इज नथिंग बट फिब्रिन fibers. It forms the blood clot ताकि हमारा जो साइट ऑफ इंजरी है वो ज्यादा ब्लीड ना करे, एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो. So to prevent excessive bleeding, this fibrin forms a clot ताकि हम उस excessive bleeding को prevent कर सकें at the site of injury. So this was all for today's video. We have discussed all the topics जितने भी हमको important थे. इम्पॉर्टेंट क्या, इनफैक्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टॉपिक्स जो भी इस ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में थे. लेट्स जस्ट गो थ्रू द टॉपिक्स विच वी रोट अर्लियर एंड इफ वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ देम और नॉट. सो द फर्स्ट टॉपिक वाज ट्रांसपोर्टेशन. ये हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है. ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. We have discussed circulatory system. We have discussed the different components of circulatory system. We have done transportation in plants जिसमें दो आ गए, xylem और phloem के through transportation कैसे होता है, and we have done blood pressure as well as blood clotting. So all of the topics under this topic, this particular transportation topic is complete. If you still have any doubts, you can either comment or message me on the email ID. I'll make sure to revert back. Thank you so much for watching. Keep learning.